तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया, इनके स्लोप्स डिस्कस किए हम लोगों ने। तो अब एक सिंपल पार्ट सॉल्व करते हैं कि मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा। तो हम लोग इसका जो बिहेवियर है वो ग्राफ से भी एनालाइज कर सकते हैं और इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया गया है कि इंटीग्रेशन मेथड से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस डेराइव करो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफ की हेल्प से मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जैसे हम लोग पहले से एक्सेलरेशन का कर्व बना लेते हैं, एक्सेलरेशन और ये टाइम एक्सिस है। ग्राफ का जो एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्ट चीजों को ग्राफ हमें सिंपली बता देता है। तो हम लोगों ने मान लिया कि कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वो एक्सेलरेशन मान लिया कि वो ये एक्सेलरेशन है, ये, और टाइम हम लोगों ने ले लिया 0 से कुछ t नॉट। अब ग्राफ बता रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम लोगों को बाकी सारी बातें डिड्यूस करनी। तो एक बात तो मैं बोल सकता हूं, अभी मैंने थोड़ी देर हम लोगों ने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टी कर्व का टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया है वो किसको शो करता है, वेलोसिटी के चेंज को शो करता है। अब ये मोशन था 0 से लेकर के t नॉट टाइम तक का। तो हम लोगों ने क्या करते हैं कि एक टाइम ले लेते हैं, अभी कुछ भी टाइम हो सकता है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 4 घंटे, 10 घंटे। तो मैं एक टाइम इन जनरल ले लेता हूं जो t नॉट या उससे छोटा है और 0 या उससे बड़ा है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई जनरल टाइम है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। वो टाइम हम लोगों ने मान लिया यहां पर था, इस जगह पर। इस टाइम पर हमें बाकी सारी चीजें बतानी। तो एक्सेलरेशन तो हर एक टाइम पर सेम आ रहा होगा, लेकिन अगर इस टाइम पर हम वेलोसिटी लिखना चाहते, एक बात मैंने और बताई थी, एटी कर्व दिए इसका कतई मतलब नहीं कि वो हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रहा है, वो एक्सेलरेशन बता रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, पार्टिकल रेस्ट पर है उसके पास भी एक्सेलरेशन हो सकता है, पार्टिकल पहले से चल रहा था उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है। तो एटी कर्व का मतलब है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी की कंडीशन नहीं दी गई है, तो मैंने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी इज u। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा मोशन t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट एक्चुअली नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है t इक्वल टू 0 से। अब कोई पार्टिकल मोशन तो पहले से कर रहा था, हम कब से ऑब्जर्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने मोशन को ऑब्जर्व किया और उसको टाइम दिया t इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज u मान लिया हमने कि ये जो वैल्यू आ गई वो u है। फिर टाइम t इक्वल टू t पर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, इसको हम लोगों ने माना u, और वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू t इसको हम लोग मान लेते v। इन जनरल मैंने मान लिया। तो एक बात तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं क्या, कि एटी कर्व का टाइम एक्सिस के साथ एरिया वेलोसिटी के चेंज को शो करता है। तो अगर मैं टाइम इंटरवल 0 से t ले रहा हूं, अगर मेरा जो डिस्कशन था वो डिस्कशन था 0 से लेकर के t टाइम तक, तो 0 से t टाइम तक एरिया ऑफ एटी कर्व अंडर टाइम एक्सिस, तो 0 से t तक का एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो ये वाला एरिया आएगा। तो ये लेंथ कितनी है t, और ये एक्सेलरेशन इसका जो भी था a मान लिया मैंने, तो ये वाली जो लेंथ आ गई वो a, तो इसका एरिया कितना आ गया, 80 आ गया। तो इसका जो एरिया आ गया वो एरिया आ गया 80। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन टाइम कर्व का टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया वेलोसिटी के चेंज को शो करता है, तो दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। बहुत सिंपली हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन। वैसे इंटीग्रेशन हमारे फिजिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, अगर हमें फिजिक्स समझनी तो हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखने होंगे। तो मैंने भी 2-3 लेक्चर में इंटीग्रेशन का पार्ट डिस्कस किया था। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के डिटेल लेक्चर
वो भी अगले लेक्चर्स में आना शुरू हो जाएंगे, 1-2 लेक्चर्स के बाद। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल क्या माना था हमने, वेलोसिटी एट टाइम, और इनिशियल क्या था, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी एट टाइम t इसको हम लोगों ने मान लिया v, और वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 इसको मान लिया u, एंड दैट इज इक्वल टू et। तो दिस इज इक्वल टू et। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस et। याद रखना है सारी चीजें साइन के साथ लिखी जाएंगी। अब 1D मोशन है तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, तो इन सबको साइन के साथ लिखना है। जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है, अगर उसके अलोंग एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, उसके ऑपोजिट है तो नेगेटिव लिखा जाएगा। उसके अलोंग अगर वेलोसिटी है तो पॉजिटिव लिखी जाएगी, ऑपोजिट है तो नेगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम में रिलेशन लिखना है तो v इक्वल टू u प्लस et, और ये एक वेक्टर रिलेशन है, तो यहां पर वैल्यूज को हमें साइन के साथ लिखना है। और साइन अगर डिफाइन करना है तो पहले हमारी डायरेक्शंस डिफाइंड होनी चाहिए कि कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव आ रही होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें समझ में आ गई अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक दूसरी भी आती जो डिस्प्लेसमेंट के साथ डील करती। तो अगर हम लोग यहां से पहला काम करते कि यहां से इस AT कर्व से एक VT कर्व पहले से ड्रॉ कर लेते, तो इस क्वेश्चन के इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन जो हमें दे रहा है वो पॉजिटिव दे रहा है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे रहा है इसका मतलब VT कर्व का स्लोप भी पॉजिटिव है। तो यहां पर कुछ चीजें और सीखना कि अगर AT कर्व गिवन है तो उससे VT कर्व कैसे बनाया जाता है। हम लोग ये सीखना है कि अगर AT कर्व गिवन है तो VT कर्व कैसे बनाते हैं, तो इसको अलग से ही डिस्कस कर लेते हैं। हमें AT कर्व गिवन था, एक्सेलरेशन और ये टाइम, और जो AT कर्व गिवन था वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस था। ये टोटल टाइम इंटरवल को हम लोगों ने T0 बोल दिया, तो ये जो एक्सेलरेशन था वो a था। तो हमें AT कर्व की वैल्यू गिवन है और हमें बताना है कि VT कर्व क्या आ रहा होगा। तो मैंने एक बात बोली थी कि AT कर्व से हमें इनिशियल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ मान लिया कि u0 थी और वो पॉजिटिव थी, और इसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अब यहां पर कुछ चीजें समझनी है, तो अगर नहीं आता तो समझ लेना कि उल्टा काम कैसे करते हैं, कि अगर हमें स्लोप गिवन है तो कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ VT कर्व। एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ही क्या? VT कर्व का स्लोप। इसका मतलब स्लोप ऑफ VT कर्व इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट स्लोप वाला कर्व कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन होती। दिस इंप्लाइज VT कर्व इज स्ट्रेट लाइन। फिर एक बार रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उल्टा काम कैसे करते हैं। स्लोप पता हो तो कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। वैसे मैथमेटिक्स वाले अच्छे समझते होंगे इसको, लेकिन जो लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने 11th-12th में मैथ नहीं पढ़ी, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। और दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो डरते हैं पहले से कि नहीं हमें मैथ आती ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा पार्ट है। जैसे स्लोप सीखे तो बिल्कुल वही उल्टा काम करना है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्लोप ऑफ VT कर्व। इसका मतलब VT कर्व का स्लोप कांस्टेंट, और VT कर्व का स्लोप कांस्टेंट, इसका मतलब कर्व कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन 3 तरीके की हो सकती है। पॉजिटिव स्लोप वाली मैंने बताई थी, जीरो स्लोप वाली बताई थी, और नेगेटिव वाली बताई थी। यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है? इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन आएगी। अब बनाते VT कर्व, ये टाइम एक्सिस और ये
वेलोसिटी एक्सिस। ओके, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, तो वो हमें दी गई थी u नॉट। तो u नॉट पॉजिटिव होगा तो ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि पॉजिटिव था एंड दिस वाज u। इसके बाद स्लोप पॉजिटिव है vt कर्व का, क्योंकि एक्सेलरेशन ही स्लोप और एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन ऐसे आएगी और ये वाला टाइम था t नॉट और ये वाला था 0। फाइनल वेलोसिटी हम लोग पहले से ही निकाल चुके, v इक्वल टू u प्लस at। तो कौन सा कर्व बन गया, vt कर्व बन गया। अब हमसे पूछेगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी मत निकालना है इनसे, बाद में डिस्कस करूंगा। डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक करके निकालेंगे, क्योंकि कोई भी इक्वेशन हमें डिस्टेंस का आइडिया नहीं देती है। ये सारी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आती है और वो हमें केवल डिस्प्लेसमेंट का आइडिया देती है। तो ये हमें पता है कि एरिया ऑफ वीटी कर्व अंडर टाइम एक्सिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हमें पता करना है, तो हमें इस कर्व का टाइम एक्सिस के साथ एरिया, लेकिन हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं किसी जनरल टाइम टी पर। तो सपोज हम लोगों ने मान लिया कि हमें टी तक का डिस्प्ले इन जनरल डिस्कस करना है, ये तो पूरा मोशन टी नॉट तक का था। तो टी टाइम तक अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो हमें ये वाला एरिया पता करना होगा, इतना एरिया। अब ये एरिया मिल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। टी टाइम की वेलोसिटी हमें जरूर पता थी, क्या थी, u प्लस एटी। अभी इसके पहले डराइव किया था, v इक्वल टू u प्लस एटी। तो अगर यहां तक की वेलोसिटी पता है, ये पता है, तो फिर एरिया निकालना तो आसान है। तो अगर बहुत सिंपली देख रहे, वैसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू उनके बीच का ऐसा कुछ एरिया का फॉर्मूला आता है। नहीं आता है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, एक बन गया ये ट्रायंगल और एक बन गया ये रेक्टेंगल। तो अगर इस कर्व का हमें टोटल एरिया निकालना है तो पहले तो रेक्टेंगल का निकाल लेते। तो ये लेंथ कितनी हो गई, टी हो गई, और ये हाइट कितनी हो गई, यू हो गई, तो यूटी। तो इस पार्ट का जो एरिया आ गया वो यूटी आ गया। अब इतने पार्ट का एरिया और निकाल लेते हैं जो ट्रायंगुलर पार्ट था। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना था, टी था। अब हमें ये हाइट और कैलकुलेट करनी, तो यहां से यहां तक था u प्लस एटी और यहां से यहां तक था u। तो ये जो बचा होगा u प्लस एटी माइनस यू इज इक्वल टू एटी। तो ये वाली जो लेंथ आ गई वो एटी आ गई। एटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज हाफ ए टी स्क्वायर। गॉट इट? व्हाट इज द टोटल एरिया? अगर हम लोग बात करते टोटल एरिया की, टोटल एरिया, और कहां से कहां तक बात कर रहे हैं, जीरो से लेकर के टी तक, यहां तक, तो वो आ जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और वीटी कर्व का टाइम एक्सिस के साथ एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें फिर यहां से एक इक्वेशन मिल गई कि डिस्प्लेसमेंट इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। टाइम यहां पर स्टार्ट होता है जीरो से और एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। मैंने बोला सब वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब इस फॉर्मूले का भी यूज करना है तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब अपने साइन के साथ लिखे जाएंगे। तो ये हम लोगों का हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इनका यूज हम केवल तब कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इन इक्वेशंस का यूज हम नहीं कर सकते। अब एक आती है थर्ड इक्वेशन। तो इन थर्ड इक्वेशन टाइम के साथ डील नहीं करती है। तो अगर हम लोग टाइम को एलिमिनेट कर दें इन्हीं दो इक्वेशन से तो थर्ड इक्वेशन अपने आप ही आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में। तो अगर इनसे हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट कर दें तो हमें मिल जाएगी थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर।
और थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू u प्लस एटी, u प्लस एटी। तो यहां से चाहो तो टाइम की सीधे वैल्यू पुट कर दो, या कोई ट्रिक लगा के करते हैं, क्योंकि यहां पर स्क्वायर भी लिखा हुआ है। तो टाइम की सीधे वैल्यू पुट कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। कोई ट्रिक लगाते हैं यहां पर थोड़ी सी, तो इसको लिख देते हैं s इज इक्वल टू हाफ ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 2ut और प्लस 80 स्क्वायर। फिर इसको एडजस्ट कर लेते हैं, हाफ ut प्लस ut और प्लस 80 स्क्वायर, और इससे t कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज हाफ ut प्लस t और u प्लस 80, और u प्लस 80 क्या बन गया, v बन गया। तो दिस इज हाफ ut प्लस t और ये बन गया हम लोगों का v। तो दिस इज हाफ v प्लस u और t निकाल लेते हैं बाहर, और यहां से t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। तो यहां पर पुट कर देते हैं हाफ v प्लस u इंटू v माइनस u अपॉन a। तो ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ था, तो इसको और सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ था s, तो इस 2a को इधर लाते हैं, तो 2as इज इक्वल टू v प्लस u इंटू v माइनस u, एंड दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस 2s। मैंने बोला सब साइन के साथ लिखा जाएगा, वेक्टर केसेस हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, डिस्टेंस नहीं लिख रहे हैं। तो ये हम लोगों का आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कुल मिलाकर के हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई 3। पहली कंडीशन, स्टार्टिंग टाइम, इन सारी इक्वेशंस को कब यूज करना है वो कंडीशंस भी याद कर लेना है। स्टार्टिंग टाइम इज ऑलवेज 0, क्योंकि हम लोगों ने जो शुरू किया था 0 से t की बात कर रहे थे। एक्सलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट और स्टार्टिंग टाइम को 0 माना गया है तो हम इन तीनों इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। तो जो हम लोगों के पास पहली इक्वेशन आ गई वो आ गई v इज इक्वल टू u प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सलरेशन। दूसरी आ गई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सलरेशन। और थर्ड आ गई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सलरेशन। तुम लोगों ने इंटीग्रेशन का यूज नहीं किया और ये तीनों इक्वेशंस डिराइव कर दी। अब क्विक एक बार डिस्कस कर देते हैं, अगर इंटीग्रेशन का यूज किया जाता तो कैसे चीजें सॉल्व होती। जैसे हम लोगों ने लिखा है एक्सलरेशन, एंड एक्सलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt। इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। इनिशियल टाइम 0 लिया गया था, मैंने बताया था पहले से, तो टाइम 0 से t, इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी, तो ये 1 dv लिखा हुआ है। और 1 dv का जो इंटीग्रेशन आएगा वो इंटीग्रेशन आएगा v। तो यहां पर v, और मैंने डिस्कस किया था लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक्सलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तो ये बचेगा इंटीग्रल dt एंड फ्रॉम 0 टू t, और इंटीग्रल dt का इंटीग्रेशन आएगा t और लिमिट आएगी 0 से t। पहले हम लोग पुट करते हैं अपर लिमिट, माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट a, यहां पर भी करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट, तो हम लोगों को यहां से रिजल्ट मिल गया v इक्वल टू u प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया इंटीग्रेशन मेथड से। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन अगर हमें डिराइव करनी
तो हम लोग वेलोसिटी की डेफिनेशन ले लेते हैं एंड दैट इज dx अपॉन dt। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं dx इज इक्वल टू v इंटू dt। और फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग v लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at। तो dx इज इक्वल टू v को लिख सकते हैं u प्लस at इंटू dt। इसको और ओपन करते हैं तो dx इज इक्वल टू u dt और प्लस at dt। इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल u dt और प्लस इंटीग्रल at इंटू dt। डिस्प्लेसमेंट, अब पोजीशन का ये dx चेंज इन पोजीशन लिखा हुआ है, तो इनिशियल पोजीशन थी xi और फाइनल पोजीशन थी x। सपोज इनिशियल टाइम था 0 और फाइनल टाइम था t। इनिशियल टाइम था 0 और फाइनल टाइम था t। तो यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि 1 dx का इंटीग्रेशन आएगा x, अपर लिमिट लिखेंगे तो x फाइनल माइनस x इनिशियल। u एक इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू थी, वो कांस्टेंट थी, तो बचेगा इंटीग्रल dt। इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 टू t। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो बचेगा इंटीग्रल t dt एंड लिमिट ऑफ टाइम फ्रॉम 0 टू t। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u। dt का इंटीग्रेशन t आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो t माइनस 0 प्लस a, और t का इंटीग्रेशन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन मैंने डिस्कस किया था, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये बहुत कॉमन सा इंटीग्रेशन है जो बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो t टू द पावर 1 का क्या आएगा, t टू द पावर 2 अपॉन 2 मतलब t स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज t स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू t। तो यहां पर पहले अपर लोअर लिमिट लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट s t माइनस 0 करेंगे तो दिस विल बी ut और प्लस हाफ a, t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर करेंगे तो दिस इज हाफ at स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन मेथड से हम लोगों ने डिराइव कर लिया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और मैंने फिर बोला था थर्ड इक्वेशन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आती है, तो टाइम को हमें एलिमिनेट करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस 2as। तो ये पूरा डिस्कशन हो गया मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग इसके जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसकी टेक्निकलिटीज पता चलेंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इक्वेशंस फॉर्मूला तो हमेशा सिंपल होता है, बट प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं। तो फिर हम जब क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं उन फॉर्मूले को तो फिर वो हमें डिफिकल्टी फील कराते हैं। तो बाकी जो अगला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग ग्रेविटी के केसेस करेंगे तो वहां से कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सारी चीजें सीखेंगे।